हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं। 11th में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन में क्या होता था कि अगर कोई दो मास होता था, याद कीजिए, अगर कोई दो मास होता था m1 और m2 और उनके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस अगर r होता था तो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता था जिसकी वैल्यू होती थी कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स हमेशा ये दोनों मास को मिलाने वाले लाइन में ही होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसी लाइन में होता था। ठीक है, और अट्रैक्टिव होता था। और तीसरी चीज क्या थी, ये मीडियम इंडिपेंडेंट था। ये एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक, अब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा ही एक और लॉ है। ठीक है, ये क्या है कि अगर दो चार्ज है, ठीक है, क्या है कि अगर दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। पहली बात। अब ग्रेविटेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता था, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन होगा उसी लाइन में, उसी लाइन ऑफ एक्शन में। जिस दो चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी लाइन में फोर्स लगेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ग्रेविटेशन में भी ये होता था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता था। अब इन जब दोनों को मिलाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कहा गया द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्ट में होना चाहिए या नियरली एट रेस्ट होना चाहिए। इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब ये जो k है इसको लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है। ठीक, ये एप्सिलॉन क्या है, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, फ्री स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम की। ये होता क्या है, ये होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को किसके रेस्पेक्ट में गिवन दिया जाता है, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में। यहां से अगर आपको लिखना है एप्सिलॉन को, तो क्या लिखा गया, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन R भी डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अब यहां पे चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में आपका कूलम्ब्स लॉ आ गया। ठीक, लेकिन ये जो एप्सिलॉन R है इसकी वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए, तो फिर ये एप्सिलॉन R 1 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है 9 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। अब देखते हैं कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। पहली चीज, डायरेक्शन फोर्स का क्या रहता है, और जब दो चार्ज हो या दो से ज्यादा चार्जेज हो तो किस तरीके से उनको ऐड करा जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि कूलम्ब्स फोर्स क्या है, लीनियर होता है।
दैट मीन्स वेक्टर के हिसाब से इसको जोड़ा जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं क्या है। अगर एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, अंडरलाइन यहां पे किससे पूछा जा रहा है। जैसे क्लास में होता है कि अगर आपको 4 लोगों से आपने लड़ाई करी तो आप पीटेंगे। जब आप पीटेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं चलाया होगा हाथ, आप ही चलाएंगे। लेकिन जब आप प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप केवल ये बताएंगे कि आपको इसने 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 और इसने पीटा। आप ये नहीं बताते कि आपने किसको किसको पीटा। बात समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है कि जिससे पूछा जाता है, जिस चार्ज पे बात की जाती है, ये देखा जाता है कि उस चार्ज पे कौन कौन लोग फोर्स लगा रहे हैं और किधर की तरफ लगा रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो किस पे लगा रहा है। वो जिस पे लगा रहा होगा वो जानेगा। जब अब जैसे Q2 पे बात किया जा रहा है कि Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहां पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, Q1। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम Q2 से पूछ रहे हैं और यहां Q1 है, तो जब Q1 और Q2 के बीच के फोर्स की बात करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि और कितने चार्ज प्रेजेंट है। यहां पे भी अगर चार्ज प्रेजेंट होता, मान लीजिए यहां पे एक Q3 चार्ज प्रेजेंट होता, लेकिन जब हम Q1 और Q2 की बात करेंगे तो ये भूल जाएंगे कि ये वाला चार्ज प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए मेरे 4 दोस्त हैं A, B, C और D, लेकिन जब मैं A से बात करता हूं, उससे जो मेरा रिश्ता है, A को कोई मतलब नहीं है कि B के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, अच्छा है बुरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब B के साथ करूंगा रिश्ता तो A के साथ उसका कोई मतलब नहीं होता है। सिमिलरली जब हम Q से बात कर रहे हैं और Q1 की वजह से पूछ रहे हैं, तो इससे मतलब उसको नहीं रहेगा उस टाइम पे। ओवरऑल मतलब रहेगा। ओवरऑल जब इस पर नेट फोर्स पूछा जाए कि 2 रहेंगे तो दोनों का इफेक्ट देखा जाएगा, लेकिन जब एक एक देखा जाएगा तो इसके प्रेजेंस को उस समय नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं मैं। देखिए, अगर इसके बीच का डिस्टेंस r है और इससे पूछा गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और उसी लाइन में करेगा। दैट मींस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F21। अब अगर इसके बीच का डिस्टेंस r है तो ये इसका r कैप होगा, डायरेक्शन होगा। ये लिखा गया है कि अगर 2 चार्ज है Q1 Q2, तो Q2 पे कितना फोर्स लगेगा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 होगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक, इसको और डिटेल में मैं समझाता हूं बहुत सारे चार्ज लेके। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे एक चार्ज है Q और बहुत सारे चार्जेज है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है माइनस में, यहाँ पे Q3 है माइनस में, यहाँ Q4 है, यहाँ पे Q5 है। अब पूछा गया कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा। ध्यान दीजिए, नेट फोर्स क्या होगा Q के ऊपर। किससे पूछा जा रहा है, Q पे, तो Q बताएगा कि उसको कौन कौन लोग फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, Q1 क्या करेगा, ये पॉजिटिव, तो Q1 इसको रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में चला गया। मान लीजिए F ड्यू टू Q1, ये निगेटिव है, इसको क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। दैट मींस इस डायरेक्शन में F ड्यू टू Q1 होगा। ये भी निगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा। इस तरह से इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब सिंपल साइज पे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में इसको पहले समझ लेते हैं। अगर इस तरीके से रहता, मान लीजिए यहाँ पे एक Q है, यहाँ पे माइनस Q है और यहाँ पे प्लस Q है। पूछा गया कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा। कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये इसको इधर खींचेगा। ये पॉजिटिव तो इसको इधर रिपेल करेगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। मान लीजिए 4 चार्ज होते, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q। पूछा गया कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा, तो ये क्या करेगा,
इसको इधर की तरह रिपेल करेगा, ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये निगेटिव है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट दिया है तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म करने का मतलब क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया और आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा कि कैसे है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है। अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है और यहां पे एक चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज है Q2, ठीक। अब इसका पोजीशन गिवन है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, क्या R1। यहां से इसका पोजीशन गिवन है R1, ठीक। इस वाले का पोजीशन गिवन है R2। समझ में आया। अब आपसे पूछा क्या गया है, कहा गया है कि Q2 के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा बताइए। फोर्स तो बाद में करेंगे, पहले तो हमें ये वाला जो है इसका वेक्टर फॉर्म में पोजीशन चाहिए। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि इसको मैंने R21 बोल दिया, किससे पूछा गया है, Q2 से। अब ट्रायंगल लगाइए दिस, फिर यहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होगा दिस, और फिर ये ट्रायंगल बनाए। इसका मतलब R2 मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R21। तो यहां से क्या आ गया, R21 की वैल्यू क्या आ गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड लगा दें। बात समझ में आया। अब कूलम्ब्स पे आते हैं। अगर कहा गया कि Q2 के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेगा, Q1 इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, दैट विल बी द F21, और ये इसका डायरेक्शन है तो इधर R21 कैप होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे तो क्या होगा, F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इनटू R21 कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया इतना और ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1/4πε यूनिट वेक्टर होता क्या था, R अपॉन मॉड ऑफ R। इसको खोल सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R21 होल स्क्वायर, और ये क्या है, R21 अपॉन मॉड ऑफ R21। ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब इंटू R21। अब R21 क्या था, देखो R2 माइनस R1, इसलिए हमने यहां लिख दिया है। देखिए F21 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे समझाया हुआ है और ये एक स्पेसिफिक पहले से ही लिख दिया था, ठीक है। अब क्योंकि ये सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, वेक्टर है तो सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा ही करेगा। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो फिर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक और चार्ज होता, Q3 होता, Q4 होता, Q5 होता, तो क्या होता, सबकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालते, इसकी वजह से फोर्स निकालते, इसकी वजह से फोर्स निकालते, और सबका ये वाला डिस्टेंस इसी तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखते और फिर उसको कैलकुलेट करते। समझ में आया, ठीक है। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आखिरी सेक्शन देखते हैं इसमें कि कूलम्ब्स लॉ
में क्या क्या नोट पॉइंट है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि कूलम्ब्स लॉ जब आप यूज करते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। जब स्केलर फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका साइन नहीं लिखा जाता है, तब हम इसको Q1 Q2 को साइन के साथ यूज नहीं करते। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कि जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर स्केलर फॉर्म में, तब Q1 Q2 का साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। जब इस तरीके से यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब दिस, ये वेक्टर फॉर्म है। जब इस फॉर्मेट में यूज करेंगे तब हम लोग चार्ज को उसके प्रॉपर साइन के साथ लेंगे, ठीक, समझ में आ गया। यही सेकेंड पॉइंट है कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग चार्ज के साइन के साथ लेते हैं। नेक्स्ट, मैं बीच में भी लेक्चर में बताया था कि अगर दो चार्ज हैं, एक है Q1 और एक Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो जब हम इन दो चार्जेज के फोर्स के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ओवरऑल नेट फोर्स आपकी वजह से हम काउंट करेंगे, लेकिन जब इन दोनों के बीच बात होगी तो फिर बाकी लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और केवल यही होगा कि 1/4πε0 और जो लोग इन्वॉल्व है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब अगर मान लीजिए Q3 है, इसके साथ होगा तो फिर यही इन्वॉल्व होंगे, ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा। जितने भी इन्वॉल्व फोर्सेज हैं फिर बाद में उनको हम वेक्टर के हिसाब से जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं दो चार्ज के बीच में, उस टाइम पे और कितने चार्जेज वहां पे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही लिखा गया है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट है कि कूलम्ब्स लॉ, जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। न्यूटन्स लॉ पॉइंट मास के लिए जिस तरीके से वैलिड है, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज है उसके डायमेंशन के कंपैरिजन में, जो उसका डिस्टेंस है यूज कर रहे हैं आप R स्क्वायर, उसके कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है, ठीक है, तब उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक। और ये कब वैलिड होता है, जब चार्ज रेस्ट में हो। बीच के लेक्चर में बोला था कि कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड होता है जब चार्ज रेस्ट में हो या नियरली रेस्ट में हो, क्योंकि टॉपिक ही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जब रेस्ट में होगा तभी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस R जो है, R से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि R कितना है, ठीक है। R किलोमीटर में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, नैनोमीटर में भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है कि मीडियम का क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। अभी क्या है, अगर एयर है तो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपने क्या किया, इसके जगह को किसी मीडियम से भर दिया, ठीक है, किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, तब जो फोर्स आएगा उस मीडियम में, that will decreases by k times and this k is called इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। ये जो k है 1 होता है एयर के लिए, वाटर के लिए 80 होता है, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट लेते हैं। ये हम लोग आगे चल के और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर F मीडियम, किसी मीडियम से आप उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, जो एयर में फोर्स है उससे k टाइम्स
घट जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ नोट पॉइंट थे। अब इसका कुछ ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। अब जो फॉर्मूला है, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम लोग चलें, मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हूं, तो जो फॉर्मूला है उसमें नीचे आर स्क्वायर है। ठीक है, अगर ऊपर की चीज फिक्स कर दी जाए तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। एक चीज समझ में आना चाहिए, अगर मुझे ग्राफ खींचना हो एफ और आर के बीच, तो यहाँ क्या है देखिए, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा डिस्टेंस, जैसे जैसे इधर बढ़ेगा एफ की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरा ग्राफ ऐसे भी आ सकता था, मान लीजिए 4c है, ठीक है, इधर f है और इधर मैं क्या ले लू, 1/r² ले लू। अब 1/r² लेंगे तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। अगर इसको एक अलग पैरामीटर बोल दें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए p है तो p क्या हो गया। दैट मीन्स इस केस में ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये दो ग्राफ कूलम्ब्स लॉ पे कई जगह पे देखे गए हैं, पूछे जाते हैं। ये क्या है, f वर्सेस 1/r² ग्राफ है और ये f वर्सेस r का ग्राफ है। ठीक है, तो ये टोटल आपका कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी पार्ट था। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्ज दिस एंड दिस प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अब आपको पता है अगर दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो F क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अब इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷, Q2 है 3 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे है। अब दो चार्ज गिवन है, दिस एंड दिस, और फोर्स गिवन है। अब डिस्टेंस पूछा गया है, देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर चार्ज स्फीयर दिस इन एयर इज। ठीक है, सेम चीज है, देखते हैं इसको। सेम फॉर्मूला लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अब सब कुछ गिवन है। F कितना गिवन है, 0.2, ये हो गया 9 × 10⁹ Q1 गिवन है कितना, 0.4 × 10⁻⁶, और ये गिवन है 0.8 × 10⁻⁶, और ये r नहीं पता है, तो यहां से आपको r² आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, 0.4 × 10⁻⁶ into 0.8 × 10⁻⁶ अपॉन 0.2। यहाँ देखिए हमने दो चार्ज जो था, एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था, लेकिन हमने साइन के साथ नहीं लिया है। मैंने नोट पॉइंट में लिखाया था इसीलिए कि अगर स्केलर फॉर्म में यूज करते हैं तो हम लोग साइन के साथ नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 मीटर। ठीक,
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि चेक करिए कि जो डायमेंशन है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये डायमेंशनलेस है। अब अगर दो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दैट मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगी। एक चीज क्लियर हो गया। इसका मास गिवन है me और इसका मास गिवन है mp। इसके बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो हमें रेशियो निकालना है के ई स्क्वायर। पहले तो एफ ही निकालते हैं। एफ ही क्या होगा? के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फोर्स है, क्लियर है, क्योंकि एक लॉन्ग फोर्स है तो फोर्स होगा। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है? जी एम ई एम पी अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और ये भी क्या है? फोर्स है। अब रेशियो निकालिए, एफ ई अपॉन एफ जी। तो क्या होगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और जी एम पी। अब ये बेसिकली जो आया है एफ ई अपॉन एफ जी है। ये क्या है? एफ ई अपॉन एफ जी है और ए भी फोर्स है और ए भी फोर्स है और फोर्स का रेशियो डायमेंशनलेस होगा। ठीक, क्लियर है। आप वैल्यू भी रख सकते थे, ये इसका वैल्यू रखते, ई को आप डायमेंशन रखते, फिर आर का डायमेंशन रखते, फिर ये सब ड्रामा करते। आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि फोर्स है, भी फोर्स है, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आराम से आ जाएगा। ठीक। सेकंड कहा गया है इसका रेशियो बताइए। ठीक है, ये रेशियो होगा कितना? तो ये तो पूरा पूरा कैलकुलेशन है, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये जो k है ये है 1.6, नहीं, ये है 9 इंटू 10⁻9 और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻12 और ये है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 2.3 इंटू 10⁻39 आ जाता है। ठीक, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ये एफ ई अपॉन एफ जी, ये देख लीजिए ग्रेटर देन 1 है, तो आप कह सकते हैं कि जो एफ ई होता है ग्रेटर देन 1 है, एफ ई अपॉन एफ जी, तो जो एफ ई होगा बहुत ही बड़ा होगा एफ जी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द सेम बॉडी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाया दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4 पॉइंट चार्जेस वैल्यू गिवन है आर लोकेटेड ऑन स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्क्वायर ले लीजिए और नाम रख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए चार्ज 1 कूलम, देख लीजिए, a charge 1 coulomb is placed at center of the square. That means इसको मिलाइए, यहां पे सेंटर पे रखा गया है। अब एक चीज बड़ी ध्यान से समझिए, हर कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस सेम होगा। अगर इसको मैं r बोलूं तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, सबका डिस्टेंस सेम होगा। और यहाँ पे कितना है? मान लीजिए q है, वैल्यू गिवन है कितना? q की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो कूलम।
ठीक है। अब क्यू ए है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी है -5 माइक्रोकूलम। क्यू सी है 2 माइक्रोकूलम और क्यू डी है -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। देखिए इसमें असल चीज क्या है, यहां पे आपसे बात किया जा रहा है इसका चार्ज फिक्स है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये जो सेंटर पे है ये 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां देखिए, इसको अगर मैं यहां रखूं तो ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ए इक्वल टू के, और क्यू की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब ये देखिए क्या है, ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और इधर की तरफ रिपेल करेगा और इसको बोल दिया एफ सी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, के Q1 Q2, Q1 इतना ही है, Q2 इतना ही है और डिस्टेंस वही है 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये देखिए, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, इक्वल एंड अपोजिट, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे 0 हो गया, ऐसा। अब आते हैं इन दोनों फोर्स की वजह से, ये क्या है माइनस और ये प्लस, तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा और इतना ही चार्ज यहां पर है और ये भी निगेटिव है, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू के 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर, और ये फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मींस ये दोनों चार्ज का भी यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मींस ये चारों फोर्स का इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0। ठीक है। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 चार्जेस हैं जो 10 mm 20 mm डॉट 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 100 mm पे रखे गए हैं और सबके चार्जेस हैं 10 to the power -8, 8 into 10 to the power -8, 27 into 10 to the power -8, ऐसे ही करके 1000 into 10 to the power -8 तक 10 चार्जेस रखे गए हैं। ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा गया है 1 कूलम का। आपको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑरिजिन पे बताना है। वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यहां पे एक रखा गया है Q0, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q1, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q2, यहां पे Q3 डॉट डॉट डॉट। ये Q1 की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है, यहां से यहां का डिस्टेंस r है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी की गिवन है, 10 mm 10 to the power -3 मीटर। ये Q1 है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10 to the power -8 कूलम। सिमिलरली जो Q2 है उसका डिस्टेंस कितना गिवन है, 2r, दैट मींस 20 mm, और इसका जो चार्ज की वैल्यू गिवन है कितना गिवन है, 8 into 10 to the power, दैट मींस 2 की पावर 3 Q1। सिमिलरली जो Q3 गिवन है वो है 3 की पावर 3 इंटू Q1। वैसे ही जो Q4 है 4 की पावर 4 इंटू Q1। इस तरीके से चलता गया है। ये 2r है, ये वाला डिस्टेंस 3r गिवन है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला गया। सिंपल सा सवाल है। अब इस आपको देखना है कि नेट फोर्स क्या होगा। तो हमें मालूम है कि जो वेक्टर होता है वो फोर्स जो होता है वेक्टर के हिसाब से जुड़ता है, तो हमें डायरेक्शन चाहिए
हर फोर्स की वजह से। अब यहां एक चार्ज है और एक ये चार्ज है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का चार्ज पॉजिटिव रखा गया, सबका चार्ज पॉजिटिव है। दैट मींस ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। जब इसका और इसका बात होगा तो ये वाला भी इधर रिपेल करेगा। जब इसका और इसका बात होगा तो ये भी इधर ही रिपेल करेगा। जब इसका इसका बात होगा सब इधर की तरफ रिपेल करेंगे। एक ही डायरेक्शन में है तो सबका सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको बस कैलकुलेशन करना है। अब एफ नेट क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड क्या होगा, यहां से यहां वाला तो ये होगा 1/4 एप्सिलॉन Q नॉट और ये कितना है 2⁻³ Q1 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे आगे चलता गया है 10 तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ नेट क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया 1 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर और 2Q, 2 बचेगा 3 करते करते ये 10 तक जाएगा। वैल्यू रखिए 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। Q नॉट है 1 कूलम, Q1 है 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू है 10 mm, दैट मीन्स 10 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। और ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 1 से लेके 10 तक का समेशन आपको पहले से मालूम है कि 55 होता है। इसको जब सॉल्व कर देंगे आप तो ये वैल्यू आती है 4.95 × 10⁷ न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये दिखाने के लिए कि जो कूलम्स फोर्सेस हैं वो क्या है, वेक्टर के हिसाब से जोड़े जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड ऑन x axis separated by a distance, where should the third charge be placed such that it will experiences no force। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये फोर्स पर भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, इस तरीके से पूछा जाता है, या नेट फील्ड कहाँ 0 होता है, इसको समझते हैं। एक चार्ज है, पहले दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, कहां रखा जा सकता है ये देखिए। अगर मैं यहां पे रखूं, मतलब ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, अगर इसके इधर अगर कहीं भी रखता हूं मैं, इसके इधर, या फिर सिमिलर केस है इसके इधर कहीं रखता हूं तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखता हूं पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको दोनों पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव ये भी इसको इधर ही रिपेल करेगा। दैट मींस दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे नेट फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो इसके इधर आप नहीं रख सकते थे और इसके इधर आप नहीं रख सकते थे, ठीक। अगर ये दोनों निगेटिव चार्ज भी होते तब भी सेम केस होता। अगर ये निगेटिव होता, आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते तो ये अपनी तरफ खींचता और ये भी अपनी तरफ खींचता, ये इधर की तरफ जाने लगता, तब भी ये स्टेबल नहीं होता। तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और पूछा गया कि थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए कि नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो आपको इसके इधर और इसके इधर तो रख नहीं सकते, ठीक है। इसके बीच में अगर कहीं रखते हैं, यहां से लेके यहां तक, तब हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने Q0 रखा, ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, इस केस में एक पॉसिबिलिटी है कि 0 हो सकता है। हमने कब डिस्कस किया, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब क्या होगा।
अब देखिए, एक चार्ज है Q1 और एक है -Q2, ठीक। अब मैं देखना चाहता हूं कहां रखें कि फोर्स 0 हो जाए। अब देखिए, अगर मैं यहां पे रखूं, इसके बीच में अगर कहीं रखूं, मान लीजिए यहां रख दिया, तो टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं इन जनरल। अभी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये निगेटिव है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। दैट मींस देखिए, नेट फोर्स इधर की तरफ लग गया। इसका मतलब कि अगर अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में आप नहीं रख पाएंगे, नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन। ये हमें पता चल गया कि इसके बीच में नहीं रखेंगे, इसका तो इधर कहीं रखना पड़ेगा हमें। ये देखिए, ये क्या करेगा, इधर करेगा, और ये इधर खींचेगा। अब इसको क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि दो चार्जेज हैं, एक है Q और एक है -3Q। क्या कहा गया, एक है Q और एक है -3Q सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस D। दैट मींस ये D गिवन है। अब हमें दिख गया कि ये अपोजिट चार्जेज हैं, तो बीच में नहीं रखेंगे, तो मान लिया यहां पे कहीं पर रख दिया, ठीक है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज 2Q कहा गया, ये 2Q रखें, तो हमने मान लिया कि यहां से ये x डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है, इधर से x डिस्टेंस, ठीक। अब कैलकुलेशन बच गया बस। ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको बोल देते हैं F1, और ये निगेटिव है तो ये इधर की तरफ। अब ये अपोजिट हैं, अगर इक्वल हो जाए तो फिर नेट फोर्स 0 हो गया, इसको मैंने F2 बोल दिया। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब F1 क्या होगा, F1 इसके और इसके बीच का फोर्स है, दैट मींस K, एक है Q और दूसरा है 2Q, तो Q इंटू T 2Q अपन उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के, और F2 कौन सा डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, इनसे क्या होगा D प्लस x, और चार्ज कितना है K, एक है 2Q और एक है -3Q अपॉन D प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां देखिए, हमें ये चीज लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। अब यहां से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, K 2Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये क्या आएगा, K 2 इंटू 3 6 Q स्क्वायर अपॉन D प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखिए, K से K कैंसिल हो गया, और ये 2 से 3 टाइम्स कट गया, और एक Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया। यहां क्या बचा है, 1 अपॉन x स्क्वायर बचा है, और ऊपर क्या बचा है, 3 अपॉन 6 प्लस x का होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। अभी ये सिंपल पार्टिफिकेशन है, 10th क्लास का मैथ्स लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया 6, ये 6 क्यों बोल रहा हूं यार बार बार, मुझे तो D है, D, ठीक है, D प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2dx, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर जाके सबको इधर लेके चले जाइए, क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2
डी एक्स माइनस डी स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी, ये हो गया 2d प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 4d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4ac, यहाँ a है 4 इंटू 2 8 एंड c d स्क्वायर अपॉन 2a, दैट मीन्स ये 4, यहां से x निकालेंगे, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं कितना होगा, x इक्वल टू 2d प्लस माइनस, अब यहां देखिए 4d स्क्वायर है, तो और यहां पर भी 4 इंटू 2d स्क्वायर है, 4d स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2d, और अंदर क्या बच जाएगा 1, यहां से 1 बचेगा और यहां से 2 बचेगा अपॉन 4, तो ये कट गया 2 टाइम्स, तो यह हो गया d/2 प्लस माइनस √3 √3/2 d। अब ये क्या है, माइनस ले नहीं सकते हैं, एडवर्सिबल नहीं है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी d/2 कॉमन आ गया और अंदर बच गया 1 प्लस √3। दिस विल बी द पोजीशन फ्रॉम दिस चार्ज q, यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक। यहां कहा गया है कि दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और दूसरा भी प्लस क्यू है, इसके बीचों बीच सेंटर पे एक थर्ड चार्ज रखा गया है, शो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अंडरलाइन यहां सिस्टम की बात की जा रही है कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम का मतलब होता है जितने भी चार्ज हैं सारे इक्विलिब्रियम में हैं, हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या है 0 है। ये बात समझ में आना चाहिए कि जो नेट फोर्स है हर चार्ज के ऊपर वो 0 है। आपको सब पे चेक करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका चार्ज कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये तो अगर मिड पे है और ये दोनों इक्वल है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा ही होगा हर केस में। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव इधर की तरफ रिपेल करेगा। क्यू क्यू और ये डिस्टेंस सेम है, क्यू क्यू ये डिस्टेंस सेम है, तो इस पे तो नेट फोर्स 0 हो गया, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव होता चाहे निगेटिव होता, अगर निगेटिव होता तो ये क्या करता, ये अपनी तरफ खींचता और ये वाला अपनी तरफ खींचता, फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाते और फिर नेट फोर्स 0 हो जाता। मतलब इस पे बात करने की अब जरूरत है ही नहीं। अब ये दोनों चार्जेस सेम है तो किसी एक पे बात कर लें कि नेट फोर्स क्या होगा, फिर हमारा काम बन जाएगा। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, दैट मींस नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब इस पे नेट चार्ज कर रहा हूं, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स होगा कैसे, इस चार्ज की अगर बात करूं तो ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा। ये कितना फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, मान लीजिए F1, ये डिस्टेंस कितना है d/2 और ये भी है d/2, तो ये कितना फोर्स लगाएगा K Q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी इधर लगाएगा, ठीक है, ये वाला भी इधर ही लगाएगा, उधर जिधर भी लगाए हमें मालूम नहीं है अभी, क्योंकि इसका पोलैरिटी हमें मालूम नहीं है, तो मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये F2 लगाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी K Q² अपॉन d², ठीक। अब इन दोनों फोर्सेस का सम, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का सम
जीरो होना चाहिए। ठीक, अब सम कर लीजिए, क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू 4 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से इसको इक्वल करिए, के क्यू क्यू 4 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, तो यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल क्यू बाई 4। ठीक है, दैट मींस ए इसका ऑप्शन है। मैं रिपीट कर देता हूं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल चार्जेस थे और सेम पोलैरिटी के थे, इस पे हमने बात नहीं किया क्योंकि यहाँ 0 हो गया। अब इस पे नेट फोर्स हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स, दोनों फोर्स को हमने जोड़ दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करिए। कहा गया है कि 4 चार्जेज हैं, 4 चार्जेज हैं। ठीक है, ऐसे 4 चार्जेज इक्वल टू माइनस क्यू, सबकी वैल्यू क्या है, माइनस क्यू। फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया कि ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। वेरी गुड, इसके सेंटर पे बैठा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, अब मान लीजिए नाम रख दीजिए ए बी, ये सी और ये डी। यहां पे ये ओ बोल दीजिए और इस पे चार्ज रखा गया है क्यू, और ये डिस्टेंस क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसको बोल देते हैं आर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 चार्जेज हैं माइनस क्यू के, सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया है, इस तरीके से कि पूरे के पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब ये सारे चार्जेस रेस्ट में होंगे। क्या समझ में आता है? अब इस चार्ज की बात करते हैं, ये तो हमेशा ही रेस्ट में रहे। क्यों? चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अगर पॉजिटिव होता तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है और चार्ज दोनों सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये चार्ज सेम है, ये चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएंगे। तो इस पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। जो स्मॉल क्यू है उस पे नेट फोर्स 0 हमें दिख रहा है। अब क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, माइनस क्यू है, तो किसी एक पे अगर मैं बात कर लूं तो मेरी बात बन जाएगी। किस पे बात करें? किसी बात कर लेते हैं, ये वाला बी पे मान लीजिए बात कर लें। तो इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। क्या होगा, रिपेल आएगा इधर की तरफ। मान लीजिए ये एफ सी, और एफ सी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये माइनस क्यू रिपेल करेगा इधर की तरफ, इसको बोल दीजिए एफ ए, और एफ ए की वैल्यू क्या होगी, सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए दो इक्वल फोर्सेज हैं। हमें वेक्टर से पता है कि अगर दो इक्वल फोर्सेज और 90 डिग्री पे हैं तो फिर 45 से या कितने भी एंगल पे हैं, अगर दो फोर्सेज इक्वल हैं तो उसके बीचों बीच रिजल्टेंट निकलता है। अबे 90 है तो 45 पे, दैट मींस इस वाली लाइन में निकलेगा। ये किधर, इधर की तरफ। ये किसके किसके वजह से हो गया, एफ ए और सी का रिजल्टेंट, एफ ए सी इसको बोल दिया।
ठीक है। और एफ ए सी होगा क्या, एफ ए सी हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो एफ ए सी क्या आ गया, एफ ए सी आ गया, ये दोनों सेम है, तो रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब देखिए डी की वजह से, डी क्या है निगेटिव और यहां पर भी निगेटिव, ये भी रिपेल करेगा और इसी लाइन में रिपेल करेगा। दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में एफ डी हो गया। और एफ डी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये आर है और ये आर है, तो ये रूट टू आर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू आर का होल स्क्वायर। तो इसको हटा दीजिए, सीधे वैल्यू लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, टू आर का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तीन फोर्स की बात हो गई, तीन चार्जेस की बात हो गई, एक दो तीन। अब एक ये चार्ज बच गया, ठीक है। अब इसकी वजह से चार्ज कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस इसका आधा होगा। दैट मीन्स रूट टू आर डिवाइडेड बाई टू, मतलब क्या आ गया, आर बाई रूट टू। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, कितना लिख देता हूं, इसको बोल देते हैं एफ ओ। तो ये क्या हो जाएगा, के और चार्ज क्या है, क्यू 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 अपॉन आर अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखिए, यहां कहा गया है, कहा द वैल्यू ऑफ क्यू पूछा गया है। अब यहां देखिए एफ डी और एफ ए सी इस डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं कि एफ डी और एफ ए सी इस डायरेक्शन में है। तो ये जो इसकी वजह से फोर्स है मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, तभी ये यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, अदरवाइज एस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि फिर अपोजिट फोर्स होंगे ही नहीं। इससे क्या पता चला कि ये पॉजिटिव होगा। पहली चीज क्या पता चल गई कि ये जो स्मॉल क्यू है इट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस फोर्स एफ डी प्लस एफ ए सी मस्ट बी इक्वल टू एफ, ठीक है। अब इसको रख देते हैं और सब हो जाएगा, ठीक। क्या है, एफ ए सी प्लस एफ डी मस्ट बी इक्वल टू एफ ओ, ये वाला, और ये वैल्यू रख दीजिए रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर इक्वल टू टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, के कैंसिल, ठीक है। एक क्यू और एक क्यू यहां से कैंसिल। तो यहां पे क्या बच गया, देखिए यहां बच गया रूट टू यहां से, और एक बच गया क्यू, और यहां से बचा क्यू बाई टू, और यहां बचा टू क्यू। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू विल बी, ये क्यू बाहर ले लीजिए, क्यू बाई टू, और ये अंदर रूट टू प्लस वन बाई टू, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो चुका है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ में आया।
अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 चार्जेस थे, चारों नेगेटिव थे, 1 2 3 4। इस पे नेट फोर्स हमेशा 0 था, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि ये चार इक्विवेलेंट थे, किसी एक पॉइंट पे हमने नेट फोर्स को 0 कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चार्ज है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो गया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम का जो प्राइमरी कंडीशन होता है वो है कि कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा तभी होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अब यहां पे फोर्स को मैक्सिमम होने की बात की गई है कब? जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपसे पूछा क्या गया है इसमें, दैट मीन्स dF अपॉन dQ को 0 करना पड़ेगा। असल जो कंसेप्ट है ये लगाना है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा गया कि 2 चार्ज, एक चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मान लीजिए कि एक चार्ज है Q, तो दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस Q, जिसके बीच का डिस्टेंस अगर x है तो फोर्स क्या होगा, F विल बी K Q माइनस Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अलग लिख लीजिए, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू Q माइनस K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है हमें, dF अपॉन dQ को 0 करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है। दैट मीन्स इस फंक्शन को हमें स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी q की वैल्यू आएगी। ठीक है, दिस मस्ट बी 0। अब देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू q, other terms will be treated as constant, this will be constant and this will be constant. Okay, we have the formula dx x to the power n, it is n x की पावर n minus 1। अब यहाँ पे क्या है, पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, इसका 1 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 और इसका 2q, तो माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2q इक्वल टू। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, k अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया q माइनस 2q इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, q बाई 2। एक q बाई 2 होगा तो दूसरा भी q बाई 2 होगा, दिस विल बी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन का फिर हम लोग बोर्ड पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कूलम्ब्स लॉ पे हों लेकिन एसएचएम से रिलेटेड हो। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये आईआईटी में जो मेंस होता है उसमें कई बार पूछा गया है, जो एडवांस होता है उसमें कई बार पूछा गया है, एम्स के अंदर, एआईपीएमटी के अंदर, बिट्स के अंदर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके अंदर इस पे बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा ही पूछा ही जाते रहता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। कहा गया है कि 2 चार्जेस हैं, स्मॉल q एज, क्या है, कुछ दूरी पे 2a डिस्टेंस पे रखे गए।
ठीक है, एक चार्ज है Q, ये दूसरा भी Q, और मिड पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज Q रखा गया है, ठीक। और इसके टोटल डिस्टेंस जो है 2a है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक। अब क्या है, कहा गया है कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, अंडरलाइन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, तो फिर ये एसएचएम एक्सिक्यूट करेगा, ये आपको दिखाना है। ये दिखाने के लिए सबसे पहले तो एसएचएम के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। एसएचएम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी एसएचएम करेगी अगर पीरियोडिक होगा वो, और उसका जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक। ये एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फोर्स भी होगा। दैट मींस फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसको जब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली कुछ ये इस तरीके से आता है। ये जब एसएचएम में करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, इसी से कंपेयर करते हैं और फिर ओमेगा की वैल्यू निकाल देते हैं, और ओमेगा खुद 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा निकाल लेंगे, फिर टी निकाल लेंगे, और फिर यहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाता है 1 अपॉन टी करके। ये बाकायदे कंसेप्ट है। तो असल चीज क्या है कि जब भी एसएचएम का क्वेश्चन आए, आपको रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है वो पहले देखना पड़ेगा और फिर उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है। तो यहां देखिए कि जब तक ये चार्ज यहां पर है, बीच में सेंटर पे ये भी Q, ये भी Q, और ये दोनों डिस्टेंस भी सेम, तो इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तब एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए अगर सिस्टम करना है। तो देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमने क्या किया कि इस वाले चार्ज को x डिस्टेंस से इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये चार्ज यहां पे आ गया, और ये Q था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a था, और आपने x डिस्टेंस इधर की तरफ लाए हैं, तो ये वाला डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एक्स। अब क्योंकि फोर्स ये वाला नीचे का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, चार्ज दोनों का सेम है, ये और ये, इसके बीच का चार्ज और इसके बीच का चार्ज सेम है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका जो रिपल्सन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स इधर वाला, मान लीजिए ये A है और ये B है, इसको अगर मैं FA बोल दूं तो FA वाला ज्यादा होगा, और इधर जो FB लगेगा वो वाला कम होगा, और जो रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो कौन सा होगा, उन दोनों का डिफरेंस। दैट मीन जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, FA माइनस FA। अब FA क्या होगा, सिंपली आपको पता है Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली जो आपका FB होगा वो ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन डिस्टेंस A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है, तो वैल्यू रख दीजिए Q कॉमन आ गया, और ये क्या आ गया, 1 माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, F रिस्टोरिंग, ये देखिए A प्लस बी यहां पे आएगा, तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और ये इधर जाएगा तो माइनस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। ये वाला जो कांस्टेंट था Q ये इधर ही है, और नीचे देखिए A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होल स्क्वायर। अब यहां देखिए कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है
स्मॉल है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब x इज लेस देन ए, तो जो स्क्वायर होगा और भी छोटा हो जाएगा, तो x स्क्वायर को यहां से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां देखिए f रीस्टोरिंग, ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच गया, के क्यू और ये हो गया 4ax अपॉन नीचे बच गया a की पावर 4। अब एक a से एक a कट गया, a की पावर 3। ठीक है, इधर का मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए। अब आगे देखते हैं इसका क्या आ रहा है। यहां देखिए रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, F अपॉन m करके, तो ये कितना आ जाएगा, K Q और यहां से ये थोड़ा सा इधर करते 4 और x अपॉन AQM। अब क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, हम चाहें तो अब यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू माइनस, इसको पहले लिख देते हैं ऐसे 4KQ अपॉन AQ और ये वाला M और फिर यहां लिख देते हैं माइनस, क्योंकि ये रिस्टोरिंग है तो हमने माइनस लगा दिया। हमें पता चल गया था कि ये इधर की तरफ लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर था और फोर्स इधर लग रहा था, ये रिस्टोरिंग है। इसको कंपेयर कर देंगे किससे, ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहां से हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4KQ अपॉन AQM का अंडर रूट। और ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी के इक्वल होता है। एक रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं आप अलग से, ओमेगा की वैल्यू, और यहां से टी निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई और ये ऊपर जाएगा AQM अपॉन ये पूरा नीचे आ जाएगा 4KQ। यहां से तो एक ये आ गया टी की वैल्यू। अब यहां देखिए ये वाला जो k है ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वाला है। कूलम्ब्स लॉ जो लगाए थे k q अपॉन a प्लस x या a माइनस एक्स, दैट मींस ये k कौन वाला है, 1/4 पे एप्सिलॉन वाला। तो आप चाहें तो यहां वैल्यू भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है, इसकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई, ये है AQM अपॉन 4 और k की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4 से 4 कट गया, तो यहां से t की वैल्यू आ गई क्या, 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट m AQ अपॉन QQ। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। इसी का अपोजिट कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई और फिर ये उल्टा हो जाएगा QQ अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट m AQ। ये था आपका जब चार्ज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब चार्ज ऐसे रखा गया था, देखो ऐसे बीचों बीच ये Q था, ये Q था, इसको इधर किया तो नेट फोर्स इधर की तरफ लगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ था और रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, समझिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसे आपने डिस्प्लेसमेंट किया था, अब हमें परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करना है। यहां देखिए क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, क्या चार्ज था आपका, याद करिए, दो चार्ज था, एक
क्यू क्यू। अब कहा गया इससे परपेंडिकुलर, मान लीजिए इधर हमने x डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और ये जो चार्ज है क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। कहा गया है कि निगेटिव होगा तो ये एसएचएम करेगा। ठीक, सिंपल सा सवाल है। अब देखिए अगर ये निगेटिव चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि इससे पूछा जा रहा है। ये क्या किया, अपनी तरफ फोर्स लगा दिया, ऐसे सिमिलरली इसने अपनी तरफ फोर्स लगा दिया। ठीक, F और ये भी F। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज, ये और ये चार्ज सेम है और ये वाला चार्ज भी सेम है, तो दोनों फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल किया, रिजॉल्व कर दीजिए इस फोर्स को। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये डिस्टेंस a है। अब यहां देखिए ये F है तो इधर F cos थीटा, इधर भी F cos थीटा, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर F sin थीटा और इसका भी एक कंपोनेंट इधर F sin थीटा। इधर की तरफ क्या आ गया, 2F sin थीटा। डिस्प्लेस किधर किए थे समझिए, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। आपने डिस्प्लेस किधर किया था, डिस्प्लेस ऊपर की तरफ किया और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, 2F sin थीटा। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हमें मिल चुका है। और ये फोर्स देखिए, ये तो इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो गया। दैट मींस अब यहां पे हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स मिल चुका है, और वो क्या होगा, 2F sin थीटा। अब साइन थीटा, ये थीटा है, ये x है और ये a है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन a स्क्वायर और x स्क्वायर का अंडर रूट। और इस f की वैल्यू क्या होगी, ये चार्ज का मल्टीप्लाई और इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो f की वैल्यू क्या होगी, k q अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर x स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। दैट मींस जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और f की वैल्यू आ गई k q, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर और साइन थीटा क्या है, x अपॉन यही टर्म है तो ये आ गया पावर 3/2। ये आ गया आपका F रीस्टोरिंग। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो F अपॉन m कर देंगे, तो यहां से ये m एक डिवाइड हो गया। अब यहां से देखिए फिर से हमारा एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ गया है। अब क्योंकि ये रीस्टोरिंग है, नेगेटिव लिख देंगे, a इक्वल टू, अब यहां पे फिर से वही, क्योंकि x जो है छोटा है बहुत a से, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, a क्यूब आ गया। यहां क्या आ गया, 2k q अपॉन m, और यहां पे क्या बच गया, a क्यूब और फिर माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस x। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रूट 2k q अपॉन m a क्यूब। और ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई/t के, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 2 पाई अंडर रूट m a क्यूब अपॉन 2k क्यूब। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। प्रीवियस वाले का फ्रीक्वेंसी f1 आया था, इसका फ्रीक्वेंसी f2 क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा 1 अपॉन 2 पाई अपॉन कितना है, 2
के क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यू। अब इस के की वैल्यू चाहे तो रख दीजिए, ये के क्या था, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये F1 आ गया और ये F2 आ गया। ये जब चार्ज ऐसे रखे गए हैं और ऐसे इसका मोशन हो रहा है, ये जब चार्ज ऐसे है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड करके रिजल्ट ला सकते हैं, जो थर्ड पार्ट में कहा गया है कंपेयर ऑसिलेशन ऑफ टू केसेस। तो F1/F2 कर दीजिए, कंपेयर हो जाएगा, सिंपल सा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर दो चार्ज हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और एक पॉजिटिव चार्ज उनके मिड पॉइंट पर रखा गया है और उसको आप इक्विलिब्रियम से हटा दीजिए, तो इट विल एग्जीक्यूट एन एसएचएम। ठीक है, सेम सिचुएशन में अगर वो बीच वाला चार्ज निगेटिव है और आपने उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टर्ब कर दिया, तब भी वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज फिक्स्ड है सेंटर पे और दूसरा चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है। दूसरा वाले चार्ज का मास कितना है, m1, और उसका चार्ज है q1, और ये सर्कल पे घूम रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो दो चीज तुरंत आपको दिमाग में खटकना चाहिए। क्या खटकना चाहिए? फर्स्ट, कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए ही चाहिए। पहली चीज कि जैसे ही सर्कुलर पाथ पे घूमेगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए होगा। दूसरी चीज, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और जो वहां पे फोर्स प्रेजेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा, खुद सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे पता है कि ये Q1 है और ये Q2 है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया और इसकी वैल्यू क्या होगी, Fe क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। यहां लिख देता हूं, यहां ज्यादा बढ़िया दिखेगा। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अब दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? जो बॉडी घूम रही है ओ, ये बॉडी घूम रही है और v वेलोसिटी से घूम रही है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m1 v² ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। Fe मस्ट बी इक्वल टू Fc, तो यहां से क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इक्वल टू m1 v²/r। एक r से एक r कट गया और यहां से v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/m1r का अंडर रूट। ये आपका वेलोसिटी आ गया। ठीक है, r से r कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/m1 नीचे आ गया r। सेकेंड चीज क्या पूछा गया था? सेकेंड चीज पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ में टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t कैसे निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा, 2 पाई r अपॉन
वेलोसिटी अभी आपने निकाला था, तो क्या आ जाएगा, नीचे रूट Q1 Q2 और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M1 R। तो यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसको अगर अंदर लेके जाएंगे तो एक 2 है, अंदर जाएगा तो 4 होगा, 4 इंटू 4 16, पाई है तो अंदर जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट आर जाएगा तो आर क्यू और M1 ऑलरेडी अंदर है अपॉन Q1 Q2 का अंडर रूट। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम पीरियड और ये आपका वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, उस पे -q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, -q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये एक रिंग है, देखिए ये रिंग है और इस रिंग का ये सेंटर है, सेंटर पे एक चार्ज है। ये इसका टिप को मान लीजिए कि चार्ज ये इसके सेंटर पे। अब अगर इसको ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए तो क्या होगा, यहां से जैसे ही ये ऊपर आएगा यहां पे, यहां से एक फोर्स और एक यहां से फोर्स, ऐसे दोनों नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक, इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। होगा क्या कि ये एक सर्कुलर है, ये इसका सेंटर इस तरीके से, यहां पे प्लस चार्ज है और इस पे यूनिफॉर्मली -q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर, मान लीजिए आप यहां पे ले जाएंगे, ये ऐसे है, थोड़ा सा ऊपर लाए तो दोनों तरफ से, ये प्लेन है, ये आपका सर्कल है, यहां पे पॉइंट है, जैसे भी ऊपर किए यहां से फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिए कैसे है, ये आपका सर्कल है, सेंटर पे है, जैसे ही आप इसको ऊपर किए यहां से अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा। दैट मीन्स ये यहां वाला तुरंत इधर की तरफ और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से फिगर बना के समझते हैं कि ये इस तरीके से है, यहां पे मान लीजिए कि dq चार्ज है, ये जो है dl लेंथ का dq चार्ज है। अभी कितना dq कितना होगा, पहले ही निकाल कर रख लेते हैं, -q अपॉन 2 पाई आर, चार्ज पर यूनिट, ये लेंथ टोटल 2 पाई आर है, इनटू dl। तो ये dq पहले ही हमने निकाल कर रख लिया। ठीक, अब देखिए ये आपका चार्ज dq और सिमेट्रिकली यहां पे चार्ज dq, ये इसका सेंटर, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस r है। अगर आप इसको ऊपर थोड़ा भी ले गए, मान लीजिए यहां तक ले गए, तो यहां पे ये प्लस चार्ज q हो गया, तो ये इसको, ये निगेटिव है, समझ लीजिए ये निगेटिव है क्योंकि कहा गया है कि -q है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, ऐसे ये जो चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला जो चार्ज है ये भी अपनी तरफ खींचेगा। इसको अगर मैं df बोल दूं तो ये भी df होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर कहानी सब सॉल्व हो गई। ठीक, अब बस मैथ बच गया इसमें। हमने क्या किया, इस वाले एंगल को अगर थीटा मान लिया, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, df cos थीटा, और इधर की तरफ df sin थीटा। सिमिलरली इधर की तरफ df sin थीटा और इधर की तरफ df cos थीटा। अब हमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालना रहता है। इसके दोनों क्वेश्चन पहले में हमने क्या किया कि जब भी एसएचएम का क्वेश्चन आता है रिस्टोरिंग फोर्स हमें चाहिए होता है और वो हमें मिल गया। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, ये था आपका सेंटर, सेंटर से ऊपर ले गए तो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स
जैसे ही ये सर्कल था, जैसे ही ऊपर ले गए, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ ले जाने वाला फोर्स मिल चुका है। दैट मीन्स जो रीस्टोरिंग है, क्योंकि अभी छोटा है पूरा, अभी इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, जो डिफरेंशियल रीस्टोरिंग फोर्स है वो मिल चुका है, और वो क्या मिल चुका है, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा। और डी एफ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज कितना है Q, और ये वाला चार्ज माइनस डी क्यू, तो यहां माइनस लगा दीजिए, और डी क्यू की वैल्यू अभी आपने यहां से निकाला था कितना, Q अपॉन 2 पाई R, और ये dl। ठीक, अब cos थीटा कितना होगा, ये बेस है और ये इसका हाइपोटेनस, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब df क्या होगा, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां से cos थीटा वाला भी यही एक आएगा, तो ये पावर कितना हो गया 3/2, और ये वाला एक x आ गया। ठीक, ये डिफरेंशियल रीस्टोरिंग फोर्स है। टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन इसमें किसमें है, डीएल में है। यहां देखिए फिर से वही आता हूं, ये आपका सर्कुलर था, ये डीएल था, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा 2 पाई आर, ये पूरा का पूरा सर्कल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हमारा रहा, अगर ये था, ये सेंटर से जैसे ही ऊपर आया था तो यहां से एक फोर्स, यहां से फोर्स लगा था, ये डीएल, तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, टोटल 2 पाई आर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे था, जैसे ही ऊपर किए इधर की तरफ फोर्स लगा, और उसका कंपोनेंट इधर वाला कट गया, नीचे की तरफ सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स लग गया। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2 पाई आर। चलिए, तो टोटल आपका रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, यहां से देखिए माइनस, ये देखिए क्यू, और ये डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, जब लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई आर रखाएंगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई आर। ठीक है, और ये नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये सही से लिख देता हूं 3/2, और फिर ये x। अब अगर m से डिवाइड कर दें तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा चीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया हुआ है x, ये r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, दैट मींस x इज लेस देन r। ठीक है, तो ये जो है एक्स स्क्वायर को हम चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहां से आ गई ये 2 पाई आर कट गया, क्या बच गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो चुका है, तो आर क्यू, और नीचे एम, और फिर ये वाला माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। कंपेयर करेंगे ओमेगा आ जाएगा, कंपेयर करते हैं, मिटा दो इधर से, इधर लिखता हूं, तो यहां से हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई/t। तो यहां से t आ जाएगा हमारा कितना,
2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट, ये कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन क्यू क्यू। दिस इज द टाइम पीरियड। इसी का उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन टी कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। 1 अपॉन 2 पाई ये अंडर रूट क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं समराइज कर देता हूं। क्वेश्चन ये था कि एक सर्कुलर चार्ज था ऐसे, इसके सेंटर पे यहां पे चार्ज था, ये जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया ये तुरंत इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर वाला फोर्स पैरेलल कैंसल आउट हो जाएंगे और सेंटर की तरफ हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स, और इस रिस्टोरिंग फोर्स को हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में बहुत डरावना क्वेश्चन, देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लगेगा पहली बार में, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। केवल आपको वेक्टर का कंसेप्ट अगर आता है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करने आता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, ठीक है, जिसका जो साइड का लेंथ है वो a है, स्मॉल a है। ठीक है, किसी एक चार्ज पे, इस पे या इस पे, किसी एक चार्ज पे रेस्ट के जो 7 चार्जेस हैं, बाकी की जो 7 चार्जेस हैं, उसकी वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताना है आपको, और कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। जिन दो चार्ज की वजह से निकालना होता है उन दो चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन उन दो चार्ज के बीच का वेक्टर फॉर्म में पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में। यहां हम R1, ये R1 है, R1 और R2 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस वाले पे ए पे जो चार्ज है, ओरिजिन पे चार्ज है, उस पे हम सबकी वजह से नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं तो सिंपली अगर आई जे के फॉर्म में लिख दे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दें, तो बहुत आसान हो जाता है ऐड करना। आई वाले को आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ ऐड कर दीजिए, बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, अब पोजीशन लिखना पड़ेगा हमें, यहां पे सबकी वजह से फोर्स। ठीक है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी कहां गया, डी ये है, ई है, एफ है, जी है, एच है, सबकी वजह से एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालना चाहते हैं एफ किसके किसके बीच, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का। तो क्या होगा, के चार्ज कौन कौन सा है, यहां पर भी Q है और यहां पर भी Q है, तो क्या हो गया K Q स्क्वायर। ठीक, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2 करना है हमें। ये है R2 और ये है R1, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 और 0 माइनस A माइनस K आ जाएगा। इसका पोजीशन क्या आ गया, माइनस A K अपॉन K Q। सिंपल सा, नहीं समझ में आया? वैसे ही सबके लिए लिखना पड़ेगा। ये A की वजह से हो गया। अब B पे आते हैं, B मतलब A और B के बीच का हो गया। अब A और C के बीच निकालते हैं, ये वाला। ठीक, अब C का पोजीशन देखिए क्या है, 0 A और A। ये पोजीशन आपको लिखना समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने प्लेन ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, ये जेड प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है
y और z प्लेन में है केवल। ठीक, तो लिख लीजिए क्या होगा वैल्यू एफ ए सी सिंपली के क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इसका पोजीशन क्या है, फिर से वही 0 माइनस 0 0 0 माइनस ए माइनस ए जे और फिर 0 माइनस तो माइनस ए के हो जाएगा। और जब इसका क्यूब करेंगे तो रूट 2a का क्यूब। ठीक, बाकी ऐसे ही सबका लिख देंगे, एफ ए भी लिख दिया, एफ ए सबका मैंने वैल्यू लिख दिया। ठीक है, एफ ए बी की वजह से, एफ ए बी की वजह से यहां क्या आना चाहिए, केवल जे वाला टर्म आना चाहिए। देख लीजिए जे वाला आया। फिर सी की वजह से क्या आना चाहिए था, वाई और जे, मतलब वाई और जेड वाला आना चाहिए था। डेट मीन्स जे और के का टर्म आना चाहिए था। ठीक है, तो जे और के का टर्म आया। फिर डी में आई जे और के तीनों आना चाहिए था, तो आई जे और के तीनों आया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, देखिए कि ये डिस्टेंस √3 कैसे आता है। अब देखिए यहां तक आपको जाना है तो आप इस प्लेन को देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये एक प्लेन है और परपेंडिकुलर होता है, इसमें परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, ये बेसिकली ऐसे है, इधर ना देखिए इधर बनाता हूं, ये बेसिकली ऐसे है, ए बी ए है, ए बी ए है और ए बी ए। ये डिस्टेंस कितना होगा, √2a होगा। ठीक है, और ये कितना है, ये भी a है और ये √2a है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये आता है, ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट करते हैं तो ये √3a आ जाता है। इसलिए ये डिस्टेंस ये आया हुआ है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड आई का जो टर्म है वो स्क्वायर प्लस जे का जो है वो स्क्वायर प्लस के का जो है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, फिर कौन सा है, ई वाला। ई में क्या है, केवल आई और के आना चाहिए था, तो आई और के आ गया। वैसे ही सबका आके हमने क्या किया, नेट फोर्स निकालना था, तो नेट फोर्स सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, सारे फोर्सेस का हमने वेक्टर सम कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें समझाने का बस केवल इतना था कि इसमें आपको कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज करना है और हर पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर कैसे है, r1 माइनस r2, दैट मींस जीरो जो ओरिजिन है वहां से सबका पोजीशन वेक्टर घटाया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए सब ये माइनस में आया, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन महा आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स कंबाइंड है। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कहा गया है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज दिस स्टे इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, टेबल पे दो चार्ज हैं और दोनों का चार्ज कितना है, 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, अब देखिए होगा क्या, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा, दैट मीन्स ये वाला इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, k Q²/r²। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में, जिस मोशन की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, एंड दैट विल बी F। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, दिस F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E बोल देते हैं, मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और ये कितना है, K 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, दैट मीन्स कितना है, 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन K Q² अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर।
दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। अब ये एफ होता क्या है? एफ होता है म्यू आर, और आर क्या है? नीचे एम जी और ऊपर इसका रिएक्शन। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो आर की वैल्यू क्या होगी? एम जी। दैट मीन्स एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एम जी। ठीक है, म्यू एम जी। तो यहां से आ गया म्यू, और एम की वैल्यू क्या है? 5 ग्राम। 5 इंटू 10 टू पावर -3 और जी है 10। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.18। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइन का, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उससे आधे में इसका आंसर है। बेहद आसान क्वेश्चन, केवल आपको इसमें फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना।